हाई क्लास, इस क्लास के अंदर हम क्लास 12 बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर विच इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये क्लास बेसिकली एक इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है टुवर्ड्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम थोड़ा इंट्रोडक्शन यानी एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस क्लास के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसकी मदद से हम ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी बच्चे पैदा करते हैं। यानी रिप्रोडक्शन का सबसे बेस्ट मीनिंग है बच्चे पैदा करना। एंड हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ह्यूमंस के अंदर जो भी रिप्रोडक्शन होता है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। यानी रिप्रोडक्शन यानी क्या? बच्चे पैदा करना। एंड किसके बारे में बात करें? ह्यूमंस के बारे में। तो ह्यूमंस के अंदर जो भी रिप्रोडक्शन होता है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है थ्रू विच हम ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं? इतनी बात क्लियर। अब सबसे मेन बात आती है ऑफस्प्रिंग्स को क्यों, यानी बच्चों को क्यों पैदा किया जाता है। बच्चों को इसलिए पैदा किया जाता है ताकि हम हमारे स्पीसीज को ओवर जनरेशन टू जनरेशन आगे ले जा सके, हम हमारे स्पीसीज को ओवर जनरेशन टू जनरेशन आगे मेंटेन कर सके। तो क्या ये मैं लिख सकता हूं कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके मदद से प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन होता है ऑफ ऑफस्प्रिंग, ताकि हम हमारे स्पीसीज को टू कंटिन्यू, ताकि हम हमारे स्पीसीज को कंटिन्यू कर सके, टू कंटिन्यू आवर स्पीसीज ओवर जनरेशन, ताकि हम हमारे स्पीसीज को ओवर जनरेशन कंटिन्यू कर सके, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, ठीक है। यानी रिप्रोडक्शन क्या होगा? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसकी वजह से हम बच्चे पैदा करते हैं ताकि हम हमारे स्पीसीज को ओवर जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू कर सके। अब हम बात करें स्पेसिफिकली ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, विविपैरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या बोला मैंने? ह्यूमन सेक्सुअली reproducing, human sexually reproducing human जो होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपैरस ह्यूमन जो होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपैरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब क्या मीनिंग होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का, क्या मीनिंग होता है विविपैरस ऑर्गेनिजम्स का? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर दो सेक्सेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर दो सेक्सेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। कौन से दो सेक्सेस है यहाँ पे? एक है मेरा मेल सेक्स, एक है मेल सेक्स एंड दूसरा है फीमेल सेक्स, एंड ये मेल सेक्स आगे गैमीट बनाएगा। ये क्या करेगा? गैमीट का फॉर्मेशन करेगा, गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। फीमेल सेक्स भी गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। मेल सेक्स से जो भी गैमीट बनेगा उसको स्पर्म कहा जाता है एंड फीमेल सेक्स से जो भी गैमीट बनेगा उसको एग कहा जाता है, एंड ये एक प्रोसेस के थ्रू बनते हैं जो आफ्टर प्यूबर्टी शुरू होता है। एक प्रोसेस के थ्रू बनते हैं स्पर्म एंड एक प्रोसेस के थ्रू बनते हैं जो आफ्टर प्यूबर्टी शुरू होता है। ये हम इवेंट्स, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन क्या सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स का मीनिंग क्लियर हो गया है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर दो सेक्सेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक होता है मेल सेक्स, दूसरा होता है फीमेल सेक्स। दूसरा टर्म आता है विविपैरस ऑर्गेनिजम्स। विविपैरस ऑर्गेनिजम्स यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देता है, यानी ये क्या करता है? गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। विविपैरस जैसी, यहाँ पे एक नोट बना के लिख लो कि विविपैरस जैसी ही और एक टर्म होती है, इसको ओविपैरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओविपैरस, यानी ये एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक नोट बना के लिख लो। इतनी बात क्लियर होगी। अब
हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन के बारे में, हमने ह्यूमंस के बारे में दो चीजें पढ़ी कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होता है, विविपारस ऑर्गेनिजम्स होता है। अब हम बात करें रिप्रोडक्शन के बारे में, तो ह्यूमंस के अंदर जो भी रिप्रोडक्शन होता है वो आफ्टर, जो भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं वो आफ्टर प्यूबर्टी शुरू होता है, यानी गैमीट बनना, फिर इंसेमिनेशन वगैरह करना, यानी जितने भी सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं वो आफ्टर प्यूबर्टी शुरू होता है, ठीक है। यानी ऑल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, all the reproductive event starts after puberty, ठीक है। अब कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं वो जान लेता है, कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं वो जान लेता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। अगर मैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात करूं तो सबसे पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होगा कि आफ्टर प्यूबर्टी मेल के अंदर एंड फीमेल के अंदर गैमीट बनेगा, यानी सबसे पहला इवेंट होगा गैमीटोजेनेसिस। यानी गैमीट का फॉर्मेशन। व्हाट इज गैमीटोजेनेसिस? इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब हमें पता है कि दो टाइप के, अब हमें पता है कि यहाँ पे मेल के अंदर अलग गैमेट बनेगा एंड फीमेल के अंदर अलग गैमेट बनेगा। मेल के अंदर अलग गैमेट बनेगा एंड फीमेल के अंदर अलग गैमेट बनेगा। मेल के अंदर जो भी गैमेट बनता है उसको कहा जाता है स्पर्म, एंड फीमेल के अंदर जो गैमेट बनता है उसको एग कहा जाता है। मेल के अंदर क्या बनता है? स्पर्म बनता है, एंड फीमेल के अंदर एग बनता है। मेल के अंदर जो भी स्पर्म बनता है वो एक प्रोसेस, एक गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनता है जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को oogenesis कहा जाता है, ठीक है। यानी मेल के अंदर जो भी स्पर्म बनेगा वो एक प्रोसेस के थ्रू बनेगा जिसको बोला जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फीमेल्स के अंदर जो भी एग बनेंगे आफ्टर प्यूबर्टी वो एक प्रोसेस के थ्रू बनेंगे जिस प्रोसेस को oogenesis कहा जाता है। यानी सबसे पहला इवेंट हमने क्या किया, मेल के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी मेल के अंदर गैमीट्स बन गए, मेल के अंदर स्पर्म बन गए, फीमेल के अंदर एग बन गया। अब क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि बाकी सारे के सारे इवेंट जो हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो गए, तो मैं यहाँ पे एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी मेल के अंदर गैमीट बना है वो कोगुलेशन प्रोसेस के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डाला जाएगा। सबसे पहले ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। यानी क्या होगा, कोगुलेशन प्रोसेस के थ्रू जो भी मेल के अंदर गैमीट बना है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डाला जाएगा। अब मेल के अंदर कौन सा गैमीट बना है? मेल के अंदर बने स्पर्म्स, तो स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर डाले जाएंगे। सपोज ये स्पर्म आ गए, ठीक है। अब फीमेल के अंदर कौन सा गैमीट बना है? एग। तो हम oogenesis प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, मैं बाद में आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मान लो ये एग यहाँ पे है, ठीक। अब क्या होगा, फीमेल जो भी स्पर्म आया है, ठीक है। अभी के लिए मान लो जो भी स्पर्म आया है वो आगे जाके क्या करेगा? यहाँ पे जाएगा, एंड एग के साथ क्या करेगा? फ्यूजन करेगा। यानी सबसे इसके यानी गैमीट बनने के बाद क्या हुआ, मेल ने कोगुलेशन प्रोसेस के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म्स डाले, ठीक है। अब कौन से प्रोसेस के थ्रू डाले? सेकेंड स्टेप आता है इंसेमिनेशन। यानी मेल ने क्या किया? इंसेमिनेट किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इंसेमिनेशन
यानी इंसेमिनेशन, यानी इसका मीनिंग क्या लिख सकता हूँ मैं, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, और ट्रांसफर स्पर्म या सीमन भी लिख सकते हो, ट्रांसफर स्पर्म और सीमन इनटू फीमेल reproductive tract, ठीक है। यानी दूसरे प्रोसेस क्या, इंसेमिनेशन हुआ, जिसके इंसेमिनेशन में क्या हुआ, मेल ने अपना स्पर्म डाला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इतनी प्रोसेस हो गई। अब क्या होगा, जो भी स्पर्म आया है, जैसे मैंने बताया, जो भी स्पर्म आया है वो ऊपर जाएगा एंड एग के साथ फ्यूजन करेगा, एंड एग के साथ जब ये स्पर्म फ्यूज करेगा तब एक नया स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको मैं जाइगोट कहता हूँ। एंड जब मेल एंड फीमेल, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जब भी फ्यूज होता है एंड जाइगोट बनाता है, तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यानी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इंसेमिनेशन के बाद? इंसेमिनेशन के बाद हुआ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी कहा जाता है, सिनगैमी, जिसके अंदर क्या हुआ, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज, मेल एंड फीमेल गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी सबसे पहले गैमेट बने, फिर इंसेमिनेशन हुआ, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ। अब क्या होगा, जो भी ये जाइगोट बना है वो कुछ क्लीवेज डिवीजन के अंदर जाएगा। ये इसके अंदर क्या होगा, कुछ क्लीवेजेस हो गए, यानी कुछ क्लीवेज डिवीजन हो गए, जिसको मैं सीधे से लिखता हूँ। इन जाइगोट के अंदर क्या होगा, क्लीवेज डिवीजन हो गए एंड उससे एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको मैं कहता हूँ ब्लास्टोसिस्ट। अब क्या होगा, इस ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ जाइगोट से, एंड ये ब्लास्टोसिस्ट डेवलप करेगा आगे जाके। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ, उसके बाद हुआ यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन, उसके बाद हुआ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट हुआ ब्लास्टोसिस्ट का। अब ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे बना, ठीक है। अब क्या होगा, ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे ग्रो करेगा आगे जाके फीटस या एम्ब्रियो में, ठीक है। ये अब हम आगे जाके प्रोसेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो ग्रो नहीं हो सकता, तो ये यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा, एंड इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर के साइड पे एक वॉल होती है जिसको मैं एंडोमेट्रियम कहता हूँ। ये क्या हो गया, एक यूट्राइन वॉल हो गई, एक यूट्राइन वॉल हो गया जिसको मैं एंडोमेट्रियम कहता हूँ, एंडोमेट्रियम। अब क्या करेगा, ब्लास्टोसिस्ट आगे जाके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इम्प्लांट होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अटैच होगा या इम्प्लांट होगा। यानी नेक्स्ट स्टेप क्या हो गई, इम्प्लांटेशन। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन में क्या हुआ, जो भी ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ पे अटैच होगा, यूट्राइन वॉल में अटैच हो गया ऑफ एंडोमेट्रियम। यानी मैं इम्प्लांटेशन में क्या लिख सकता हूँ, blastocyst get attached to uterine wall। कौन सी यूट्राइन वॉल, एंडोमेट्रियम, टू एंडोमेट्रियम। इतनी बात क्लियर। यानी अभी तक क्या हुआ, यूट्राइन वॉल इम्प्लांटेशन के थ्रू यूट्राइन वॉल को अटैच हो गया, ठीक है। अब
अब क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होगा यूट्राइन वॉल में, इतनी बात क्लियर। अब क्या होगा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है आगे जाके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, ये प्रोसेस में आगे जाके तुम्हें बताऊंगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, यानी एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, इतनी बात क्लियर। अब एम्ब्रियो जो होगा वो क्या करेगा, इस यूट्राइन कैविटी के अंदर ग्रो करेगा। एम्ब्रियो क्या करेगा, यूट्राइन कैविटी के अंदर ग्रो करेगा, एंड यही एम्ब्रियो आगे जाके फीटस को बनाएगा। यानी एम्ब्रियो का एंड फीटस का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, यूट्राइन कैविटी के अंदर हो रहा है, इतनी बात क्लियर। अब जब एक मदर एक एम्ब्रियो या फीटस को अपने वोम में या यूट्राइन कैविटी में कैरी करती है, तो वो एम्ब्रियो या फीटस उस यूट्राइन कैविटी में 9 मंथ 7 डेज रहता है, 9 मंथ 7 डेज रहता है। एंड उस पीरियड को, जिस पीरियड में एम्ब्रियो या फीटस एक मदर की यूट्राइन कैविटी या वोम में रहता है, उस पीरियड को जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जेस्टेशन पीरियड। यानी इसके बाद वाला कौन सा इवेंट होगा, इसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद आ गया जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड जो कितने टाइम के लिए रहता है, जो रहता है 9 मंथ्स 7 डेज के लिए। इसके अंदर क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। क्या इतनी बात क्लियर, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में एम्ब्रियो एंड फीटस के बारे में तो मैं डिफरेंस बताऊंगा मैं। अब इतनी बात क्लियर जेस्टेशन के बाद। अब क्या होगा, अब क्या होगा 9 मंथ 7 डेज के बाद, अब क्या होगा 9 मंथ एंड 7 डेज के बाद, 9 मंथ्स एंड 7 डेज के बाद जब ये फीटस प्रॉपरली ग्रो हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तब हम उसे डिलीवरी प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाले, एंड उस डिलीवरी प्रोसेस को ही आगे जाके बोला जाता है पार्चुरेशन। उस डिलीवरी प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, पार्चुरेशन। यानी जेस्टेशन की पीरियड के बाद आएगा पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन यानी क्या होगा, डिलीवरी पीरियड या डिलीवरी पीरियड लिख देता हूँ, डिलीवरी ही लिख देता हूँ इसमें, किसकी, यानी इनडायरेक्टली चाइल्ड बर्थ, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, बच्चा डिलीवरी के थ्रू बाहर आ गया है, अब बच्चे को नरिशमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। अब बच्चे को हम डायरेक्टली कुछ खाना तो नहीं खिला सकते, दैट्स व्हाई मदर क्या करती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है अपने बच्चे को एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के लिए। यानी पार्चुरेशन के बाद क्या आएगा, यानी पार्चुरेशन के बाद आएगा लैक्टेशन, जिसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग आती है, ब्रेस्ट फीडिंग। यानी अगर मैं कहूँ सबसे पहले गैमीट बने, उसके बाद इंसेमिनेशन हुआ, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट हुआ ब्लास्टोसिस का, उसके बाद इम्प्लांटेशन हुआ, उसके बाद जेस्टेशन आया, उसका जेस्टेशन पीरियड आया, उसके बाद पार्चुरेशन आया, उसके बाद लैक्टेशन आया। तो ये सारे हो गए रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, और एनसीईआरटी पे भी ये सीक्वेंस के दौरान दिए हुए हैं, सीक्वेंस से दिए हुए हैं, ठीक है। यानी अगर मैं एक छोटा सा रिवीजन करने का ट्राई करूं इस पूरे इंट्रोडक्शन का, तो मैंने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसकी मदद से बच्चे बनते हैं, ताकि और बच्चे बनाना क्यों इंपॉर्टेंट, ताकि हम हमारे जनरेशन को हम हमारे स्पीसीज को जनरेशन टू जनरेशन आगे ले जा सके। उसके बाद मैंने बताया कि ह्यूमन जो होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड विविपारस होते हैं। उसके बाद हमने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में बात की, जो कब शुरू होते हैं, आफ्टर प्यूबर्टी शुरू होते हैं। ये हो गया, सबसे पहले क्या होगा, गैमिट बनेगा, यानी गैमिटोजेनेसिस होगा, मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, फीमेल के अंदर oogenesis होगा। उसके बाद मैंने पढ़ा इंसेमिनेशन के बारे में, यानी क्या होगा, जो भी मेल के अंदर गैमिट बना है वो फीमेल के अंदर इंसर्ट किया जाएगा, यानी इंसेमिनेट किया जाएगा। उसके बाद इंसेमिनेशन के बाद जो भी मेल गैमेट आया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ जाइगोट, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। उसके बाद जो भी जाइगोट है उसके अंदर क्या होगा, क्लीवेज डिवीजन होगी एंड फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट होगा ब्लास्टोसिस्ट का। ये ब्लास्टोसिस्ट आगे जाके कहाँ पे, यूट्राइन वॉल पे अटैच होगा, जिसको एंडोमेट्रियम, यूट्राइन वॉल को, कौन से यूट्राइन वॉल, एंडोमेट्रियम की यूट्राइन वॉल पर अटैच होगा, यानी इम्प्लांटेशन होगा ब्लास्टोसिस्ट का, इस पे
एंडोमेट्रियम पे। उसके बाद जेस्टेशन पीरियड शुरू होगा, यानी प्रॉपर एम्ब्रियो लाइफ शुरू होगी वहां पे। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, फीटस का डेवलपमेंट शुरू होगा, यानी कितने दिनों के लिए होता है, 9 मंथ 7 डेज के लिए होता है। उसके बाद एक उस बच्चे को बाहर निकाला जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन, यानी चाइल्ड डिलीवरी होगी या चाइल्ड बर्थ होगा। ठीक है, उसके बाद उस बच्चे को जब वो बाहर आएगा तो उस बच्चे को कुछ नरिशमेंट या खाना देना चाहिए, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू दिया जाता है, विच इज लैक्टेशन यानी ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये हो गए इंट्रोडक्शन लेक्चर टुवर्ड्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आने वाले लेक्चर के अंदर हम और प्रोसेसेस पढ़ेंगे। सो